हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्वेश्चन क्लासेस। तो आज हम लोग आज के लेक्चर्स में यहाँ पे एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ पता करेंगे। बेसिकली मैं आप लोगों को दोनों बताऊंगी, पर आज मैं आप लोगों को एसिडिक स्ट्रेंथ बताऊंगी। क्यों फ्रेंड्स, ये जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप कहीं भी जेई में आप जेई का एग्ज़ाम दे रहे हो या फिर जब नीट का एग्ज़ाम दे रहे हो, तो इस एसिडिक स्ट्रेंथ से एक न एक क्वेश्चन आ जाता है हमेशा। एकदम एक ये ट्रेंड चला हुआ है जो कि इम्पोर्टेंट भी है और एक हर बार आता है क्वेश्चन इसके इसके कंपैरिजन में, चाहे वो एसिडिक स्ट्रेंथ हो बेसिक स्ट्रेंथ हो। तो मैं आप लोग दोनों को ये सेपरेटली बताऊंगी ताकि आपको एसिडिक स्ट्रेंथ बहुत अच्छे से क्लियर हो। तो आइए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, एसिडिक स्ट्रेंथ हम फाइंड कर रहे हैं। तो जब हम लोग एसिड जब टर्म यूज़ करते हैं, तो ये बेसिकली जो टर्म यूज़ करते हैं, तो ये जो एसिड का जो टर्म दिए 3 साइंटिस्ट वो अलग अलग दिए हुए हैं। फर्स्ट साइंटिस्ट कौन था मेरा? अर्हेनियस। ये अर्हेनियस ने क्या बोला था कि जो हमें प्रोटॉन या फिर जो H+ दे सके, H+ डोनर जिसको बोलते हैं, H+ दे सके। तो लेकिन एक बात याद रखिएगा, जो अर्हेनियस था वो वाटर के प्रेजेंस में हमें बोलता था कि H+ देने वाला को हम लोग क्या बोलते हैं? एसिड बोलते हैं। दूसरा जो था वो क्या था मेरा? ब्रॉन्स्टेड था। ये क्या बोलता था? ये इसका भी सेम ही है जो H+ दे। लेकिन ब्रॉन्स्टेड ने क्या किया था? कोई भी वाटर को वाटर में इंक्लूड नहीं किया था। यहाँ पे बस सिंपली ये बताया था कि जो H+ दे सके वो एसिड, जो H+ ले सके वो बेस। यहाँ पे कोई भी वाटर एक्वस सॉल्यूशन जो भी हो, कोई भी मीडियम को इन्होंने नहीं दिखाया था। और जो मेरा तीसरा था वो क्या था? लुइस था। ये क्यों मैं बता रही हूँ? क्योंकि ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि बाकी लोग तो याद कर लेते हैं, इधर हो समझ लेते हैं, लेकिन ये तीनों साइंटिस्ट भी हमें पता होना चाहिए आगे के क्वेश्चन के लिए। तो लुइस क्या बोलता था कि इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने वाला, जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सके उसे हम लोग एसिड बोलते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, तो यहाँ पे अगर आपको कन्फ्यूज़न होता है ना अर्हेनियस और ब्रोनेस्टेड में, तो ये याद रखिएगा एक्वस। वाटर क्या होता है? वाटर को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्वस ही तो सॉल्यूशन में जनरली यूज़ करते हैं। तो ए फॉर एक्वस, ए फॉर अर्हेनियस। तो इससे क्या होगा आपको? अर्हेनियस और ब्रोनेस्टेड में कन्फ्यूज़न ही नहीं होगा। तो ये तो क्या थे? मेरे तीनों साइंटिस्ट थे जो कि एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है एसिडिक स्ट्रेंथ को फाइंड करने में। क्योंकि कभी हम लोग H+ डोनर के हिसाब से देखते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ, और कहीं हम लोग इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर को देखते हैं। अगर आपने प्रीवियस ईयर देखा होगा, तो ये जो एसिडिक स्ट्रेंथ होता है वो डायरेक्ट नहीं आता है। वो कैसे आता है? वो मेजरिंग स्केल से पूछे जाते हैं। यानी कि वो आपसे Ka वैल्यू पूछेगा, आपको डायरेक्ट ना दे करके कि एसिडिक स्ट्रेंथ फाइंड करो, मुझे Ka वैल्यू देगा। तो याद रखिएगा, जो ये Ka वैल्यू होता है, अगर ये ज़्यादा हुआ तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। एसिडिक नेचर या फिर एसिडिक स्ट्रेंथ बोलिए, ये ज़्यादा होगा। लेकिन जस्ट इसका अपोजिट होता है क्या? Pka वैल्यू। Pka वैल्यू क्या होगा? कम होगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट होता है आपको सॉल्व करने में। आपको डायरेक्ट एसिडिक स्ट्रेंथ ना दे करके ये क्या करेगा? आपको Ka वैल्यू पूछेगा या फिर Pka वैल्यू बोलेगा। तो आप हमेशा याद रखिएगा, एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा तो Ka वैल्यू ज़्यादा और Pka वैल्यू क्या होगा? कम होगा। इतना तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं कि एसिडिक स्ट्रेंथ को फाइंड कैसे करते हैं। क्या 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 हमारे जो रूल्स होते हैं उसको फाइंड करते हैं एसिडिक के लिए। तो एक फंडा हमेशा याद रखिएगा, ये मैं आगे भी आपको बताऊंगी, कि अगर जब भी हम लोगों को एसिडिक स्ट्रेंथ फाइंड करना हो, एसिडिक स्ट्रेंथ, तो आप हमेशा इसको ना
एनायन बना करके चेक कीजिए, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एनायन के, एनायन की स्टेबिलिटी, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अब जब भी एसिडिक की स्ट्रेंथ फाइंड करना हो, पहले आप सबसे पहले एनायन बना लें उस कंपाउंड में, उसके बाद ही आप एसिडिक स्ट्रेंथ फाइंड करें। इससे क्या होगा, आपको एनायन बनाने से आपको एसिडिक स्ट्रेंथ भी निकालना आ जाएगा और बेसिक स्ट्रेंथ भी निकालना आ जाएगा। अगर आप एग्जाम्पल्स देखेंगे तो कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं इस क्वेश्चन में। जैसे कि मान लीजिए CA है हमारा, COOH है, फॉर्मिक एसिड दिया हो, तो आप इसको कैसे एसिडिक स्ट्रेंथ कभी भी फाइंड करेंगे? तो इसको सबसे पहले आप H+ हटा के एनायन बना लें। इस एनायन से आप चेक करें कि किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है। एनायन की स्टेबिलिटी ज़्यादा तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज़्यादा हो जाएगा। तो आप मतलब इस मैंने एक एग्जांपल बताया, और आपको इसी तरीके से सारे कंपैरिजन हो या फिर कहीं भी आपको फाइंड करना हो तो आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो अब स्टेबिलिटी ऑफ एनायन हम लोग कैसे चेक करें, क्योंकि वही तो होना चाहिए, उसके भी तो कोई फैक्टर है। तो स्टेबिलिटी ऑफ एनायन को चेक करने के लिए मेरे पास बहुत सारा फंडा है। देखिए अब एक सेकेंड, स्टेबिलिटी ऑफ एनायन, इसको अगर आ जाएगा निकालने तो हम ईज़िली एसिटिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ ईज़िली से फाइंड कर सकते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, और हमें फटाफट में श्योर भी हो जाएंगे कि कैसे निकालते हैं। तो स्टेबिलिटी ऑफ एनायन चेक करने के लिए हम लोग सबसे पहले रूल यूज़ करते हैं EN रूल, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी उसकी एसिटिक स्ट्रेंथ भी क्या होगा, ज़्यादा। तो जो EN रूल में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी यहाँ पे L होगा, स्टेबिलिटी ऑफ एनायन। एक मेरा पहला फंडा है। जैसे कि आप मान लीजिए, मैं आपको एग्जांपल भी एक एक देती रहती हूँ, दूंगी ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे कि यहाँ पे मेरा क्या है, वाटर है और HF है। तो अब दोनों में क्या करना है, हमको एसिटिक स्ट्रेंथ फाइंड करना है। तो EN रूल लगाएंगे क्योंकि ये पीरियड में है। तो सबसे पहले हम इसका H+ निकाल करके एनायन बना देंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, F- एनायन बना, और यहाँ पे OH- एनायन बना, H+ निकाल दिए। तो अब दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करेंगे तो क्या होगा, फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन। तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ का भी ऑर्डर यही आएगा, दैट फ्लोरीन -F- इज ग्रेटर देन OH-। जो अब मेरा यहाँ पे मैं बताती हूँ सेकेंड रूल। सेकेंड रूल क्या होता है फ्रेंड्स, साइज़ का। ये आपको बहुत अच्छा से पता होना चाहिए। साइज़ में क्या होता है, जैसे जैसे आप साइज़ को बढ़ाएंगे, जैसे जैसे आप साइज़ को इंक्रीज करेंगे, वैसे वैसे क्या होगा, स्टेबिलिटी ऑफ आयन बढ़ेगा, एनायन। स्टेबिलिटी ऑफ एनायन ज़्यादा होगा। अब स्टेबिलिटी ऑफ एनायन ज़्यादा होगा तो मेरा क्या होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो मैं आपको एक एग्जांपल से लेती हूँ। जनरली जो साइज फैक्टर होते हैं वो हमारा ग्रुप में होता है, सिमिलर ग्रुप में होता है। फॉर एग्जांपल में देखते हैं HI, HBr, HCl और HF मान लीजिए आपको दिया गया है। तो आप सबसे पहले एक बात हमेशा फंडा बांध लीजिएगा कि सबसे पहले आपको एनायन बनाना है। बिना एनायन बनाए आप एसिडिक स्ट्रेंथ चाहे बेसिक स्ट्रेंथ फाइंड मत कीजिएगा, क्योंकि गलत होने की चांसेस ज़्यादा होती है। तो सबसे पहले मैंने F- बनाया, Cl- बनाया, H हटेगा तो ऑब्वियसली इस पर नेगेटिव चार्ज आएंगे।
तो अब क्या होगा, जैसे जैसे मैंने यहाँ पे बताया साइज इंक्रीज होगा, स्टेबिलिटी ऑफ एनायन ज़्यादा, तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो बस आप इसमें ऑर्डर देख लीजिए, I माइनस ग्रेटर देन Br माइनस देन Cl माइनस, ये क्या है मेरा एसिडिक स्ट्रेंथ की ऑर्डर आ गई। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपको लगे कि अरे एक क्वेश्चंस में मान लीजिए आपको साइज भी मतलब साइज भी लगे कि अरे साइज फैक्टर भी एक्टिव कर रहा है यहाँ पे, और आपको लगे कि ईएन फैक्टर भी जो यहाँ पे आपको अप्लाई करना है, तो आप किस चीज़ को चुनेंगे, आइदर साइज फैक्टर या तो ईएन फैक्टर, एक चीज़ को। तो एक इम्पॉर्टेंट हमेशा नोट याद रखिएगा कि जब भी साइज और ईएन कॉन्ट्राडिक्ट करे तो हमें क्या करना है, साइज फैक्टर को इम्पोर्टेंस देना है एज कंपेयर टू ई एन। ये हमेशा याद रखिएगा कि जो साइज फैक्टर होगा उसको हम डोमिनेटिंग करेंगे एज कंपेयर टू ई एन। क्यों, इसका एक एग्जांपल देख लीजिए आप, जैसे कि वाटर है और H2S है। तो देखिए फ्रेंड, ई एन में तो क्या है, वाटर ज़्यादा होगा, लेकिन साइज में क्या है, आपको HS जो होगा, यहाँ पे जो सल्फर है वो क्या होगा, ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू वाटर, क्योंकि ऑक्सीजन के बाद ही नीचे ऑक्सीजन के बाद जो नेक्स्ट सेल आता है ग्रुप में वो क्या होता है, सल्फर। तो इसकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ होगी वो कुछ इस तरीके से होगी। हमेशा याद रखिएगा कि जब भी साइज और ईएन कॉन्ट्राडिक्ट करे तो आपको हमेशा साइज वाला फैक्टर को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना है एज कंपेयर टू ईएन। इससे क्या होगा, आपको सारा चीज़ प्रॉब्लम जो भी होगा आपको ये पता होने से आपको शॉर्ट आउट हो जाएगा। अब आते हैं मेरा थर्ड फैक्टर। थर्ड फैक्टर है वो क्या है फ्रेंड्स, प्रेजेंस ऑफ विड्रॉइंग ग्रुप। विड्रॉइंग ग्रुप किसको बोलते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है। हमने वहां पे देखा था ड्राइंग ग्रुप। अब आप मैं आगे आप लोगों को प्लस आई माइनस आई बताऊंगी, तो उसमें भी बताऊंगी। तो जो विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं, जो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन के भूखे होते हैं, उन्हें इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। तो वो क्या होगा, वो डायरेक्टली प्रेजेंस मतलब डायरेक्टली स्टेबिलिटी ऑफ आयन को प्रमोट करता है, और जो स्टेबिलिटी ऑफ आयन ज़्यादा तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा। तो प्रेजेंस ऑफ विड्रॉइंग ग्रुप से क्या होगा, अगर ये ज़्यादा होगा तो क्या होगा, आपको एसिडिक स्ट्रेंथ बोलिए या फिर स्टेबिलिटी ऑफ एनायन बोलिए, वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे माइनस आई ग्रुप लगे होंगे तो ओबियसली ज़्यादा होगा। और आप ये भी देखे होंगे या तो पढ़े होंगे, नहीं तो मैं आपको आगे बताऊंगी कि जो माइनस आई ग्रुप होते हैं वो क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो मैंने आपको फर्स्ट वाले फैक्टर में भी बताया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा। तो वही फैक्टर यहाँ पे भी अप्लाई होते हैं। अगर मैं इसका एक एग्जाम्पल दूँ तो अब देखिए एग्जाम्पल मैं देती हूँ। ये सिंपली मान लीजिए आपका एसिटिक एसिड है। फिर मैंने यहाँ पे क्या किया, एसिटिक एसिड को यहाँ पे एक हटा करके H, यहाँ पे क्लोरीन ऐड कर दिया COOH। फिर एक और H हटा करके मैंने यहाँ पे 2 क्लोरीन ऐड कर दिया। फिर मैं यहाँ पे आपसे पूछूं कि एसिटिक स्ट्रेंथ का आप ऑर्डर बताइए, तो यहाँ देखिए क्या होगा, विड्रॉइंग ग्रुप क्या होते हैं, सिंपली मैंने ये बताया कि यहाँ पे क्या है, 2 माइनस आई ग्रुप लगे हुए हैं। तो अगर माइनस आई ग्रुप ज़्यादा होगा तो क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन को ईजिली से खींचेगा। तो यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑफ एनायन बढ़ेंगे और उसके से क्या होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगा। इसमें भी फ्रेंड्स आपको हमेशा याद रखना है कि आपको एनायन बना करके ही चेक करना है किसी भी क्वेश्चन को। मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल दूँ, अगर मैं एनायन नहीं बना रही हूँ तो इसका मतलब आपको एनायन खुद से बना करके चेक करना है। हमेशा हर जगह आप एनायन बनाइए, उसके बाद ही आप स्टेबिलिटी ऑर्डर चेक कीजिए। स्टेबिलिटी ऑफ एनायन ज़्यादा होगा
तो क्या होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे जो ऑर्डर होगा ये कुछ इस तरीके से होगा। यहाँ पे 2 -I ग्रुप ऐड है, यहाँ पे बस 1 है और यहाँ पे कुछ नहीं है। तो ये मेरा क्या हुआ, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आ गया, जो मैंने यहाँ पे आपको बताया था। तो ये मेरा जो तीनों फैक्टर है वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी एसिडिक स्ट्रेंथ को फाइंड करने के लिए। अब यहाँ पे एक चीज़ आता है, आपको अगर नोट में मैं लिखवा दूँ यहाँ पे, तो ये 2-3 चीज़ आपको पता होगा ना, तो आपको तुरंत क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प आएगा, क्योंकि एलिमिनेशन इज़ द बेस्ट टेक्निक टू क्लियर एनी एग्जाम्स। तो यहाँ पे क्या होगा, आप हमेशा याद रखिएगा कि जो एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड होगा या फिर कोई भी एरोमेटिक एसिड ले लीजिए, एनीथिंग, वो क्या होगा, हमेशा स्ट्रॉन्गर होगा एज कंपेयर टू एलिफैटिक। एरोमेटिक जिसमें डबल बॉन्ड हो, कंजुगेशन हो, हक्कल्स रूल वैलिड करे, एलिफैटिक जिसमें डबल बॉन्ड ना हो। तो ये हमेशा आप याद रखिएगा। लेकिन फ्रेंड्स इसका एक एक्सेप्शन है, हर जगह आप देखिएगा कि कहीं ना कहीं एक्सेप्शन आ ही जाता है। तो इसका जो बस एक सिंपली एक्सेप्शंस है वो याद रखिएगा, वो हमारा होता है फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड क्या होता है, स्ट्रॉन्गर एसिड होता है एज कंपेयर टू सिंपल एरोमेटिक एसिड, अगर उसमें विड्रॉइंग ग्रुप ऐड ना हो तो ये हमेशा याद रखिएगा कि एरोमेटिक एसिड होते हैं स्ट्रॉन्गर होते हैं एज कंपेयर टू एलिफैटिक। ये बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगा। फिर आपने इक्वल रेजोनेंस का तो नाम सुना होगा, इक्वल रेजोनेंस और क्रॉस रेजोनेंस। अगर नहीं पता हो तो मैं आगे बताऊंगी। तो हमेशा इक्वल रेजोनेंस क्या होता है, ज़्यादा स्टेबल होता है एज़ कंपेयर टू क्रॉस वाला जो भी कंजुगेशन होता है। अगर और देखें आप इसका, मैं इसका एक एग्जाम्पल दे देती हूँ आपको। एग्जाम्पल्स में क्या आएगा, दिस इज कॉल्ड फिनॉल कार्बोक्सिलिक एसिड। जो यहाँ पे मतलब ये बेंजीन रिंग पे जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है वो स्ट्रॉन्गर होगा एज कंपेयर टू सिंपल कौन सा, एसिटिक एसिड, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मिक एसिड नहीं ले सकते हैं। अगर फॉर्मिक एसिड होता तो मेरा एरोमेटिक वाला पीछे हो जाता। तो मैं आपको यहाँ पे भी एक बता ही देती हूँ, ये मेरा फॉर्मिक एसिड, ये बस एक्सेप्शन है कि ये ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू एरोमेटिक एसिड। और अगर आपको मैं फैक्टर बताऊँ, इम्पोर्टेंट नोट बताऊँ, तो जितने भी फिनॉल होते हैं फ्रेंड्स वो क्या होते हैं, हमेशा वीकर एसिड होता है एज कंपेयर टू एरोमेटिक एसिड और सिंपली एलिफैटिक एसिड। तो अगर मैं एक सिंपली आपको ऑर्डर बताऊँ, तो एसिडिक एसिड होते चाहे वो कोई भी हो, एरोमेटिक हो एलिफैटिक हो, वो हमेशा स्ट्रॉन्गर होंगे एज कंपेयर टू फिनॉल। ये आपको हमेशा याद रखना होगा। इससे क्या होगा, आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होंगे। और अगर आप देखें, मतलब आप अभी तक यही देखिए कि जितने भी एसिड होते हैं वो क्या होते हैं, स्ट्रॉन्गर होते हैं एज कंपेयर टू फिनॉल। यहाँ तक समझ में, आई होप आपको आ गया होगा। और मैं आपको आगे कुछ और ऑर्डर्स बताऊंगी, और कुछ आपको कार्बोक्सिलिक एसिड जो भी एरोमेटिक पे यूज़ होता है, जिसको बोलते हैं SIR इफ़ेक्ट, ये सब इफ़ेक्ट को लेकर के मैं आपको एक और लेक्चर बताऊंगी, जिसमें आपको एसिडिक स्ट्रेंथ फाइंड करना होगा, ताकि ये 2 लेक्चर्स में आपको ईजिली समझ में आ जाए। पहले तो मैं आपको पूरा बेस बताई कि भाई एसिड कैसे होते हैं, उसको कैसे कौन कौन फैक्टर डिटरमाइन करते हैं। उसके बाद मैं आपको एरोमेटिक एसिड स्पेशली बताऊंगी, ताकि वो भी बहुत रेगुलर आते रहते हैं। आई होप आप सबको समझ आया होगा। थैंक यू।